हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम सब आपकी पाठ्य पुस्तिका वीणा के पाठ 8 जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा इस शीर्षक से एक बहुत ही सुंदर सी यात्रा वृतांत लिखी हुई है। यात्रा वृतांत कहने का अर्थ है कि एक पत्र के माध्यम से बच्चों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो लोग वहां घूमने गए हैं वहां का दृश्य की चर्चा इस पत्र में लिखी हुई है। दोस्तों, आपको पता है इसमें जो पूरी बात कही गई है यह एक पत्र के माध्यम से कही गई है। आज के समय में तो लोग टेलीफोन, मोबाइल इन सब के माध्यम से आपस में बातचीत करते हैं। अगर हम लोग अपने परिजनों से, अपने घर के लोगों से दूर रहते हैं तो उनसे यदि हमें बात करना होता है तो तुरंत हम लोग फोन लगाते हैं और बात कर लेते हैं। और यदि हम लोगों को कुछ उन्हें दिखाना होता है तो तुरंत वीडियो कॉल होती है और हम लोग दिखा देते हैं। लेकिन आज से बहुत पीछे नहीं, कम से कम तो आप चले जाइए 30 साल, 35 साल ही पीछे, 40 साल ही पीछे। इतना पहले क्या होता था, जब फोन नहीं होता था, वीडियो कॉल नहीं होता था, तो उस समय लोग अपनी आपस की बातचीत भी करते थे। और कैसे करते थे? तो पत्र के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पत्र के माध्यम से पहुंचाते थे। इसमें समय लगता था लेकिन माध्यम यही था। तो क्या है, ये जो बच्चे लोग हैं उनके चाचा हैं, उनका नाम है अरूप। क्या नाम है? अरूप। और वो गए हैं काजीरंगा घूमने के लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान में वो घूमने गए हैं और वहां जो उन्होंने दृश्य देखा है वह वो अपने बच्चों को, अपने भतीजे भतीजों को पत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ और मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो चलिए, आज हम लोग इस पत्र के माध्यम से ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क की हम लोग यात्रा करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग पाठ स्टार्ट करें। पत्र में अरूप मतलब बच्चों के चाचा ने लिखा है कि प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। वहां बैठे बैठे ही इन बच्चों के चाचा ने पत्र लिखना शुरू किया। कहाँ से? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। वो कहते हैं कि काजीरंगा जो उद्यान है यह कहाँ है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है। यहाँ पर सबसे पहले जान लेना है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? तो असम में है। और काजीरंगा उद्यान कहाँ है? असम में है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु हैं, पक्षी हैं। और आज सुबह ही हम अब हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। मतलब आप जब उस उद्यान में जाएंगे तो वहां पर हाथी होते हैं और हाथी के साथ कुछ लोग होते हैं। वह हाथियों पर चढ़ाकर आपको वो उद्यान दिखाएंगे। और इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। कहने का अर्थ है बहुत सुबह, इतनी सुबह उठकर वो लोग उद्यान की तरफ चले गए, क्योंकि यदि देर से जाते तो पूरी तरह से देख पाना संभव नहीं था। उद्यान में सैकड़ों पशु हैं, मतलब 100 से भी ज्यादा। और हिरन और जंगली भैंसों, ये कि जो कई झुंड है वह आराम से घास चर रहे थे। उसमें एक सींग वाला गेंडे भी है। आपको पता है ये एक सींग वाला गेंडे के कारण ही काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि एक सींग वाला गेंडा हर जगह पर नहीं मिलता है। हिरन हिरनों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा, मतलब शक की दृष्टि से देखा कि कहीं यह आदमी हम लोगों को परेशान तो नहीं करेगा। और वो लोग अलग हट गए। कौन हट गए? तो हिरनों और भैंसों के झुंड। पर गेंडे वहीं जमे रह गए, क्योंकि गेंडे बहुत ताकतवर होते हैं। हमने एक सींग वाला गेंडा पहली बार देखा था। पहले कभी भी एक सींग वाला गेंडा इन्होंने नहीं देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन राइनो मतलब भारतीय गेंडा। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में ही पाया जाता है। मतलब एक सींग वाला जो गेंडा है यह कौन से दो देश में होते हैं? तो सिर्फ भारत और नेपाल में, और संसार में कहीं भी यह एक सींग वाला गेंडा नहीं देखा जाता है। इंडियन राइनो के शरीर पर मोटी तह होती है। तह का अर्थ होता है परत, मतलब उसकी जो चमड़ी होती है वो बहुत मोटी होती है, जैसे कि वह कवच पहने हो। कवच का अर्थ होता है शरीर को सुरक्षा देने वाला यंत्र। इस पर हमारे महावत, महावत का अर्थ होता है हाथी का नियंत्रण करने वाले। हाथी को नियंत्रण जो व्यक्ति करते हैं उसे महावत कहा जाता है। तो उन्होंने एक रुचिकर कथा सुनाई, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। अब क्या कहानी सुनाई हम लोग भी सुनेंगे। चलिए, महावत ने कहानी सुनाई कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा कि हाथी के बदले
गेंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। रण क्षेत्र का अर्थ होता है युद्ध भूमि। आप जानते हैं, आपने देखा होगा राजा महाराजा की सीरियल, जहां युद्ध का सीन होगा, वहां देखा होगा कि हाथी पर बैठकर सभी युद्ध करने आते थे, घोड़े पर बैठकर भी युद्ध करते हैं, लेकिन कभी भी आपने गेंडे के ऊपर बैठकर किसी को युद्ध करते हुए नहीं देखा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना गेंडे को भी रण क्षेत्र में भेजा जाए। तो उन्होंने उसे कवच पहना दिया, सुरक्षा कवच, और उसे अभ्यास भी कराया। पर गेंडा निर्देशों का सही से पालन नहीं कर सका, तो बस भगवान श्री कृष्ण ने उसे कवच सहित ही वापस वन में भेज दिया। मतलब वह रणभूमि में युद्ध करने में सहायता देने योग्य पशु नहीं है, क्योंकि वह एक जगह पर ही तटस्थ खड़े रह जाते हैं। जो निर्देश उसे दिया जाता है उसका वो पालन बिल्कुल नहीं करते। प्यारे बच्चों, सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो मतलब भारतीय गेंडे पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे। मतलब बहुत ज्यादा संख्या में थे। कहाँ तक? पश्चिम में पेशावर से, पेशावर जो कि अभी पाकिस्तान में है, और पूर्व में असम तक पाए जाते थे। लेकिन लोगों ने राइनो के सींग को पाने के लिए उनका शिकार करना शुरू कर दिया। वो जो एक सींग वाला गेंडा है, तो लोगों की यह धारणा थी, लोग यह मानते थे कि सींग में औषधि गुण होते हैं, औषधि संबंधी गुण है, उससे दवाई बनाई जा सकते हैं, उससे रोगों का छुटकारा हो सकता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि सींग में ऐसा कुछ नहीं है, सींग से कोई दवाई नहीं बनाई जा सकती है। इंडियन राइनो का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ कि अब उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। इनमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं, और इसलिए पूरे संसार से पशु प्रेमी इसे देखने के लिए काजीरंगा आते हैं। कितनी बड़ी बात है, लोग पशु का शिकार इतनी आसानी से कर देते हैं, उससे दवाई बनाई जाती है। यह भ्रम मन में आ गया तो लोगों ने उसका शिकार करना शुरू कर दिया, और जहां की पहले वो पश्चिम से पूर्व तक फैले हुए थे, और अब वो मात्र काजीरंगा में ही रह गए हैं। अधिक से अधिक काजीरंगा में रहते हैं, और अभी भी लोग, अगर लोग एक सींग वाले गेंडा को देखना चाहते हैं तो उनको कहाँ आना पड़ता है? काजीरंगा आना पड़ता है, वहीं पर उन्हें वो देखने के लिए मिलता है। आगे चाचा ने पत्र में लिखा है कि जब हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो, मादा एक नर होता है, एक मादा होता है, नर पुल्लिंग, मादा स्त्रीलिंग। तो मादा राइनो अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। महावत, महावत किसे कहते हैं? आप अभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने आप लोगों को बताया है महावत किसे कहा जाता है। महावत हमें पास नहीं ले गए, मतलब मादा राइनो के वो पास नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि शिशु यदि साथ में हो तो मादा राइनो हिंसक हो जाती है, क्योंकि वो माँ है उसकी, और जब वो अपने बच्चे के साथ है, उसे यदि कोई और जानवर पास होता हुआ दिखाई देता है, वो पूरी तरह से हिंसक हो जाती है, आक्रामक हो जाती है, और हाथी के पास आने पर वो क्या कर सकती है? हमला कर सकती है। इसलिए महावत ने इन लोगों को उन मादा गैंडे के पास में ले जाने से मना कर दिया। सुबह की यात्रा में हमने क्या क्या देखा? तो सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं। भौंकने वाला हिरण, आप तो कहेंगे कुत्ता भौंकता है, तो काजीरंगा में भौंकने वाला भी हिरण है। बौने सुअर हिरण, छोटे छोटे सुअर जैसे होते हैं वैसे ही आकृति के हिरण भी दिखाई दिए। दलदली हिरण मतलब दलदल में रहने वाले हिरण, और सांभर हिरण, सांभर हिरण मतलब उसमें एक सींग होता है जिसमें बहुत तरह के सींग निकले रहते हैं। और हमें वहां पर जंगली सुअर भी दिखाई दिए। चाचा जी बता रहे हैं कि हमारी यात्रा तो शीघ्र ही समाप्त हो गई, पर मेरा मन अभी भी भरा नहीं था, और अगले दिन सुबह के नाश्ता करने के बाद हम फिर निकल पड़े, और इस बार हम जीप में गए थे। साथ में वन संरक्षक भी थे, जो वन में इन पशुओं की रक्षा करते थे, वन का काम करते थे, इन जानवरों से संबंधित काम करते थे। इस बार उनकी जीप में वो भी बैठे थे। आगे चाचा ने लिखा है कि ड्राइवर हमें एक बिल यानी झील की ओर ले गए। बिल पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। कौन कौन पक्षी थे? पेलिकन एक जल पक्षी है, सारस, बगुला और कलहोन इत्यादि। और भी कई तो सैकड़ों इन्होंने नाम कहे हैं, इसमें से तो कुछ के नाम दिए हैं और इत्यादि उन्होंने लिखा है। मतलब इसके अलावा भी कई कैटेगरी के पक्षियों के झुंड वहां थे। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षियों को मैंने कभी नहीं देखा था। बिल के पानी में कुछ उदबिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। उदबिलाव भी एक पशु है,
आप लोग कभी चिड़ियाघर जाएंगे तो बिलाव जरूर देखिएगा। हर चिड़ियाघर में यह पशु होता ही है। लौटते समय ये कहते हैं हमारे तो भाग्य ही खुल गए। क्यों खुल गए? तो सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया और हमें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में वो जंगली हाथी को देख पाएंगे। और झुंड में 5-6 बच्चे भी थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रह गया। देखिए यह जो विशाल हाथी है यह उन सबका हेड था, सुपरिटेंडेंट। वो क्या किया, वो एकदम खड़ा रह गया और जब तक इस विशाल हाथी के पूरे झुंड ने रास्ता नहीं पार कर लिया तब तक वो खड़ा होकर निगरानी करता रहा। जब ये सभी पार कर गए तब इस हाथी ने भी रास्ते को पार किया। आगे चाचा जी कहते हैं कि काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब टाइगर में ये सबसे खूंखार, वह भी रहते हैं, लेकिन हमें वो दिखे नहीं। तो जो गाइड थे उन्होंने बताया कि उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वह रात में ही निकलते हैं। तो कुल मिलाकर अब इन्होंने अपना निष्कर्ष दिया है कि जंगल में देखकर, उन उद्यान में घूमकर उन्होंने क्या अनुभव किया। तो कुल मिलाकर उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? तो काजीरंगा में जो अलग अलग प्रजाति के पशु हैं वह शांति और भाईचारे के साथ रहते हैं। शांति मतलब शांत रहना, और भाईचारे का अर्थ होता है जैसे भाई भाई में प्रेम होना चाहिए वैसे ही वो प्रेम बनाकर रहते हैं। कैसे रहते हैं? संग संग रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो उनके मन में यह विचार उठी, यह बार बार उनके मन में विचार उठ रही थी कि क्यों नहीं हम मानव भी इनकी तरह ही शांति पूर्वक मिलजुल कर रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि हम मानव होकर भी इन पशुओं से शिक्षा लें और जैसे ये शांति पूर्वक एक भाईचारा की पद्धति का पालन करते हुए जंगलों में एक साथ रहते हैं, वैसे ही हम अपने मानव समाज में भी साथ रहे, मिलजुल कर रहे। हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि नहीं? बताओ, बोलो बच्चों, क्या हम सब इन वन्य जीवों से शिक्षा ले सकते हैं या नहीं? यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार जरूर दीजिएगा, ठीक है? और यह पत्र लिखने वाले हैं चाचा जी, इन बच्चों के चाचा, मतलब आप सबके चाचा। समझिए आपके भी कोई परिवार के घूमने गए हो तो आप उनसे कहिएगा कि वो अपने अनुभव को आपको बताए, ठीक है? और जैसे इसके चाचा ने, इन बच्चों के चाचा ने पत्र लिखकर अपने पूरे अनुभव को बताया है वैसे वो आपको भी बताए, ठीक है? और बताइएगा आप लोगों को कि आप लोगों को अनुभव किसने किसने बताया। चलिए, यह हमारा वीडियो यहाँ समाप्त हुआ, यह पार्ट इसके साथ ही समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट के साथ मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता और कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके सबके साथ शेयर करें।